गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जल्दी से सारे के सारे बच्चे लाइव आइए ताकि जल्दी से हम हमारा आज का क्लास स्टार्ट कर सके। जितने बच्चे लाइव है एक बार कमेंट करके बता देंगे क्या मेरी आवाज सही से आ रही है आप लोगों को, क्या वीडियो क्लियरली विजिबल है, ऑडियो क्लियरली ऑडिबल है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सारे बच्चों को गुड इवनिंग है बेटा। जल्दी जल्दी सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाइए ताकि जल्दी से हम हमारा आज का क्लास स्टार्ट कर सकें। और जितने बच्चे लाइव हैं आते साथ सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा सेशन पहुंच सके। सो वी आर लाइव नाउ, दिस इज तृप्ति एंड वेलकम टू तृप्ति ट्यूटोरियल्स। डिस्कस करेंगे महामैराथन जो कि होने वाला है मिक्स क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक बात क्या, तो यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स के क्या देखना है अपने को, इंपॉर्टेंट टॉप एमसीक्यूज देखने हैं। डिटेलिंग के साथ करेंगे अपन, क्वेश्चन आंसर सीरीज हमारी चलती रहेगी और साथ में डिटेलिंग वाली क्लास हमारी चल ही रही है। तो मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ स्टूडेंट लाइव जुड़ चुके हैं, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का क्लास। ठीक है, चले तो सबसे पहला प्रश्न, ऑल क्लियर? ओके 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 ओके। चलिए सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से 1935 में प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका का क्या नाम था। जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसीलिए आप लोगों को साथ में इन क्वेश्चंस का भी प्रिपरेशन करवाया जा रहा है। आप चाहे कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो बेटा, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वही सारे सब्जेक्ट को इसमें इंक्लूड किया गया है जो कि आपके सारे एग्जाम में आते हैं। ठीक बात क्या, तो सबसे पहला प्रश्न क्लियर रहा। रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से 1935 में प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका का क्या नाम था। जल्दी से सारे के सारे बच्चे आंसर करना चालू करेंगे। योर टाइम स्टार्ट नाउ। कौन सा आंसर अपने को सही लग रहा है? क्या शिक्षा, उत्थान, विकास या फिर रायपुर वैभव? बात क्या क्लियर रही हमारी? 1935 की बात हो रही है। 1935 में रायपुर से क्या हुआ है, यह पत्रिका प्रकाशित हुआ है। जल्दी से बताएंगे सारे के सारे बच्चे क्या आंसर लग रहा है अपने को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एप्लीकेशन वाले बच्चों को भी गुड इवनिंग है बेटा। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे शिक्षा। शिक्षा नामक जो मासिक पत्रिका है ये आपके रायपुर से क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। और कौन से समय की बात है, तो यह है सन 1937 की बात। क्लियर। चले अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ नाम की बात करते हैं ना, साहित्य में सबसे पहले छत्तीसगढ़ इस नाम का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन सा है। क्वेश्चन क्या क्लियर रहा हमारा? क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर दूंगी अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो। निम्न में से साहित्य में सबसे पहले छत्तीसगढ़ इस नाम का प्रयोग किसने किया था, मतलब लिखित रूप में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? क्या सुंदरलाल शर्मा ने किया था, क्या कवि दलराम ने किया था, या बाबू रेवाराम ने किया था, या पंडित माधवराव शपरे ने किया था? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे बेटा क्या लग रहा है अपने को, सही आंसर क्या होगा। फास्ट फास्ट फास्ट। गुड इवनिंग है जी, गुड इवनिंग है, गुड इवनिंग है सारे बच्चों को, गुड इवनिंग है। जल्दी से सारे के सारे बच्चे इसका आंसर देंगे। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। कवि दलराम, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले लिखित रूप से छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। अच्छा आपने को पता है क्या, लिखित रूप से जो शब्द का प्रयोग हुआ है वो हुआ कब प्रयोग है, वो 1487 में किया गया था बच्चे। और किसके द्वारा किया गया था, तो 1487 में कवि दलराम के द्वारा किया गया था। क्या आप जानते हैं ये कवि दलराम कौन थे? तो ये जो कवि दलराम है ये खैरागढ़ रियासत, कौन सा, खैरागढ़ रियासत, यहाँ के जो राजा थे, इन राजा का क्या नाम था, लक्ष्मी निधि, इनके दरबारी कवि थे। इनके दरबारी कवि थे या फिर हम बोल सकते हैं कि रचना कवि थे। ठीक बात क्या, तो खैरागढ़ राजा के लक्ष्मी, हाँ जी बिल्कुल, चारण कवि भी बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, दरबारी कवि भी बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, चारण कवि भी बोल सकते हैं। फिलहाल आपको याद ये रखना है क्योंकि छत्तीसगढ़ शब्द को ओरली लेकिन लिखित रूप से किसी ने स्थान दिया है साहित्य में, तो वो थे आपके कवि दलराम, जो कि खैरागढ़ रियासत में जो राजा थे लक्ष्मी निधि, इनके 4
साधारण कवि थे या फिर दरबारी कवि थे। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है बेटा, एक प्रकार से पूछ लिया गया था कि कब प्रयोग किया गया था, तो ये भी आप याद रखेंगे, सन 1487 में इसका प्रयोग किया गया था। ठीक बात क्या? तो यहां तक बातें एकदम क्लियर रही, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के इस राज्य में प्रथम आगमन के समय 7 निम्नलिखित में से कौन थे? मतलब पूछना ये चाह रहा है कि जब हमारे महात्मा गांधी जी सबसे पहली बार छत्तीसगढ़ आए तो वो किनके साथ आए थे? और मेरा आपसे सवाल है कि महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ पहली बार किसके साथ आए थे और कब आए थे? जल्दी से आंसर करेंगे और फास्ट अपना आंसर बताएंगे। योर टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी 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 जल्दी। आप सब जानते हैं इसका आंसर, थोड़ा सा दिमाग में बस जोर देना है, चलेगा, मुझे पता है। जल्दी से बताइए, महात्मा गांधी हमारे छत्तीसगढ़ कब आए थे, इसके साथ आए थे, जब वो फर्स्ट टाइम आए थे? बताइए जल्दी से। अच्छा, ऐसे याद रखना, जब गांधी जी पहली बार छत्तीसगढ़ आए ना, तब वो शौक से आए थे। कैसे आए थे? एकदम शौक से आए थे। जैसे किसी भी जगह पर हम पहली बार जाते हैं तो शौक से जाते हैं ना, वैसे ही गांधी जी भी जब छत्तीसगढ़ आए ना तो वो एकदम शौक से आए थे। तो शौक से आए से आपको याद रखना है, शौकत अली के साथ आए थे। तो कैसे याद रखोगे? गांधी जी छत्तीसगढ़ पहली बार किसके साथ आए थे बेटा? तो गांधी जी छत्तीसगढ़ पहली बार शौकत अली के साथ आए थे। क्योंकि वो कब आए थे, कैसे आए थे? तो वो बिल्कुल शौक से आए थे। मेरा दूसरा प्रश्न का जवाब अभी तक नहीं आया, कब आए थे? 1920 इसमें लिखा हुआ है बंधु, डेट बताओ, डेट। 1920 तो वैसे ही दिख रहा है हमको भी, तो याद रखेंगे बेटा 20 दिसंबर। ठीक है, 20 दिसंबर, 20 दिसंबर याद रखना है। 20 दिसंबर को किसके साथ आए थे बेटा? शौक से आए थे, शौकत अली के साथ आए थे। तो यह क्वेश्चन भी आप लोगों को याद रखना होगा। क्लियर बातें? याद हो गया अपने को एक प्रश्न, कैसे याद रखोगे? पहली बार आए गांधी जी तो बिल्कुल शौक के साथ आए थे, इसी कारण से शौकत अली का नाम आपने याद रखना है। वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बस्तर राज्य की एक रियासत परलकोट के भूमिया राजा कौन थे? बहुत बार रिपीट हुआ ये प्रश्न। चलिए बताइए, बस्तर राज्य का एक रियासत था और उस रियासत का नाम था परलकोट। परलकोट के भूमिया राजा कौन थे उस टाइम पर? क्या गेंद सिंह था, क्या पाल सिंह था, क्या हनुमान सिंह था, क्या था? जल्दी से बताएंगे, क्या लग रहा है अपने को, क्या होगा इसका सही आंसर? फास्ट कमेंट करके बताएंगे। सारे बच्चों से आंसर चाहूंगी यूट्यूब। वेरी गुड। चलिए, तो अपने को याद है ना, तो याद रखेंगे बेटा, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? गेंद हो जाएगा। क्या पूछ रहे हैं? क्या होता है, देखो वहां के जो राजा होते थे ना, वो अपने आप को भूमिया राजा कहते थे। भूमिया राजा का मतलब होता है भूमि से उत्पन्न, मतलब इस एरिया के जो शासक हुआ करते थे वो अपने आप को भूमि से उत्पन्न थे। मतलब जमीन ही हमारी है, जो धरती है, ये जमीन है, यही हमारी माता है और हम यहीं से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वे अपने आप को भूमिया राजा कहते थे। ठीक है, तो जो बस्तर के राजा है इसका नाम क्या था बेटा? गेंद सिंह था। इनका नाम आपको याद रखना है। और एक और पॉइंट याद रखना है, गेंद सिंह के नाम से किनको छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद भी कहा जाता है। तो ये भी अपने को याद रखना पड़ेगा। ठीक बात क्या? यहां तक बात एकदम क्लियर रही? वेरी गुड, सुपर्ब आंसर। हर एक बच्चा बहुत सही तरीके से कोशिश कर रहा है, बहुत सुंदर बेटा। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन है, इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बच्चों का एक संगठन वानर सेना के संस्थापक कौन थे? अच्छा, अपने को पता है क्या, जिस टाइम पर सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, है ना, और इस टाइम पर अगर हम बात करते हैं वानर सेना का, तो दो प्रकार का भाई वानर सेना बना था। एक आपके रायपुर में बना था वानर सेना और एक आपके बिलासपुर में बना था। लेकिन यहाँ पर आपके सवाल में पूछा गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पर। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पर कहां पर वानर सेना बना था और इस वानर सेना के संस्थापक कौन थे? जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन है, क्या सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में बना था, क्या बलीराम दुबे के नेतृत्व में बना था, कुंज। हरी आप जल्दी 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 एकदम आंसर कीजिए, फास्ट फास्ट फास्ट, सारे के सारे बच्चे। क्या लग रहा है इसका सही आंसर क्या होगा?
शवन्या हाँ जी हाँ जी हाँ जी बताइए। अच्छा एक बात बताओ, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था, ठीक है, इस टाइम पर पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो वानर सेना है ये बना कहां पर था, क्योंकि दो अलग अलग टाइम पर रायपुर और बिलासपुर में बना था। तो ये कंफ्यूजन तो मैं आपका क्लियर कर देती हूँ कि जिस टाइम पर सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था इस टाइम पर रायपुर में बना था। ठीक बात, तो चलो एक कंफ्यूजन मैंने क्लियर कर दिया। अब दूसरा का आंसर आप लोग दीजिए कि रायपुर में जो वानर सेना बना था इसका गठन किसने किया था। बहुत सुंदर, बलीराम दुबे। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का आंसर आ रहा है बलीराम दुबे। लेकिन अपने को पता है क्या कि बलीराम दुबे के साथ एक और व्यक्ति भी था, किसको किसको पता है कमेंट करके बताइए, क्योंकि अगर मान लो बलीराम दुबे नहीं रहा तो उसके जगह पर कोई और भी रह सकता है ना। तो बताइए जल्दी से, बलीराम दुबे के साथ साथ और कौन एक व्यक्ति था। सारी चीजों को हमको याद करते हुए चलना है बेटा, ठीक है। तो बताएंगे बलीराम दुबे के साथ आपके यति यतन लाल भी थे, यति यतन लाल भी थे, और इन दोनों के नेतृत्व में ही प्लस दुबे जी आपके, है ना। तो इन दोनों के नेतृत्व में ही क्या हुआ था बेटा, रायपुर में वानर सेना का गठन हुआ था। किस टाइम की बात चल रही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। एपिक क्वेश्चंस है सारे के सारे एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चंस है। रिवीजन करने से नुकसान आपका एकदम नहीं होगा, बल्कि आपको फायदे ही होंगे, चाहे सामने में आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक बात, तो अपने को याद हो गया। तो बलीराम दुबे अपने को याद रखना है, और साथ में बलीराम दुबे के साथ कौन थे बेटा, तो यति यतन लाल का नाम याद रखेंगे। और रायपुर में इस टाइम पर क्या हुआ था, वानर सेना का गठन हुआ था। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राज्य के साथ इस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया गया। बता दो भाई जल्दी से। आप सभी जान रहे हैं क्या कि जिस टाइम पर मराठा का शासन चल रहा था तो मराठाओं का मेन सेंटर ही आपका नागपुर था भाई। याद आ रहा है क्या आपने को। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपके छत्तीसगढ़ को इस नागपुर में, या बोले कि नागपुर राज्य के साथ छत्तीसगढ़ राज्य को भी ब्रिटिश साम्राज्य में कब विलित किया गया था। मतलब नागपुर तो हुआ ही हुआ, साथ में छत्तीसगढ़ को भी क्या किया गया, ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया गया। वह समय कौन सा था, बहुत ही डिटेल में मैंने हिस्ट्री थ्योरिकल आप लोग को पढ़ाया हुआ है। बताइए जल्दी से, 1818 में हुआ था क्या आपका छत्तीसगढ़ ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन, 30 में हुआ था, 54 में हुआ था, या फिर आपके 58 में हुआ था। क्या लग रहा है बंधु लोग। तुक्का नहीं मारना है ना भाई, तुक्का नहीं मारना है। प्रश्न थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि दो बार आया था अप्रत्यक्ष शासन और प्रत्यक्ष शासन। क्वेश्चन थोड़ा देंगे। निम्नलिखित में से वह वर्ष कौन सा था जब नागपुर राज्य के साथ साथ, मतलब नागपुर भी अब अंग्रेजों के अधीन आ चुका है। अब कुछ याद आया क्या। तो नागपुर राज्य के साथ साथ ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया गया था आपके छत्तीसगढ़ को। तो वह समय कौन सा था। अब शायद कुछ लोगों को याद आ रहा होगा, बताइए। अरे यार गजब कर रहे हो तुम लोग। चलो मैं याद करवा देती हूँ। 1854 का समय था बेटा, क्योंकि याद आ हैं हमारे डलहौजी जी आ चुके हैं। और डलहौजी की कौन सी नीति आ गई है, और डलहौजी की आ गई है आपकी हड़प नीति। कौन सी नीति, हड़प नीति। और यही वो टाइम था जब अपनी हड़प नीति के तहत इन्होंने नागपुर को अपने अधिकार में ले लिया था, नागपुर पर अधिकार कर लिया था, और नागपुर के अंदर में ही उस टाइम पर छत्तीसगढ़ भी आता था। तो जब 1854 में आपके डलहौजी की हड़प नीति के तहत नागपुर को हड़प लिया गया, तो छत्तीसगढ़ भी क्योंकि उसके अंदर में था, इसलिए 1854 में ही छत्तीसगढ़ भी किसके अंदर चला गया था बेटा, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया था। क्या याद आई अपने को बातें, कुछ आ गई ना। चलिए बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड। कोई बात कीजिए, गलत आंसर करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये क्वेश्चन आपके माइंड में सेट होता जा रहा है, आप कमेंट कर रहे हैं इस वजह से, है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस राज्य के बहुत ही ज्यादा फेमस घटना घटा था सितंबर 1930 में। आप सभी को क्या याद आ रहा है, जिस टाइम पर सविनय अवज्ञा आंदोलन टाइम पर हर तरफ जंगल सत्याग्रह छाया हुआ था, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर मेंशन कर दिया गया है सितंबर 1930 की बात है।
तो सितंबर 1930 में कहां पर जंगल सत्याग्रह हुआ था? क्या गट्टा सिल्ली में हुआ था, क्या मोहबना में हुआ था, मोहबना पौड़ी हम साथ में पढ़ते हैं, याद आ रहा है, या तमोरा में हुआ था, या रुद्री में हुआ था? आंसर आना बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। वेरी गुड, बहुत सरल सरल प्रश्न है क्या? आंसर आ चुका है, बाकी बच्चे भी कमेंट कीजिए थोड़ा। चलिए गुड। तो अपने को दयावती तो याद है ना, और जब दयावती तुम लोग इतना डीप में जाकर के आंसर करते रहे हो, मतलब तमोरा को तो भूल ही नहीं सकते। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये तमोरा मतलब कौन सा एरिया है जी? तमोरा मतलब कौन सा एरिया? तो आपको मैं याद दिला दूं बेटा, तमोरा मतलब ये आपके महासमुंद वाला एरिया है। कौन सा वाला एरिया है? आपके महासमुंद वाला एरिया है। फेमस है, सितंबर 1930, इस टाइम पर दयावती नामक छोटी सी बच्ची थी, इसने अंग्रेज अधिकारी को मार दिया था। क्यों? क्योंकि वो रैली लेकर के निकले हुए थे और अंग्रेज अधिकारी उनको रोक देता है। ज्यादा बड़ी बच्ची नहीं थी, छोटी सी बच्ची थी, 12-13 साल की, मे बी 12-13 साल या उससे भी कम की थी। ठीक है, तो उसने क्या किया, अधिकारी को ही एक चमेट लगा दिया था। ठीक, तो क्लियर रहेगा अपने को? हाँ जी, तमोरा जंगल सत्याग्रह याद रखना पड़ेगा। वेरी गुड बेटा, बहुत सुंदर, शानदार, जबरदस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सारे के सारे बच्चे बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मतलब अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग की चल रही है, मैं ये मान करके चल रही हूँ, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस के शासन काल में इस राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? वाव, वाव क्वेश्चन बोलते हैं इसको। चलिए बताइए जल्दी से, प्रश्न क्या बोल रहा है कि गवर्नर जनरल, वो गवर्नर जनरल कौन था भाई, जिसके टाइम पर छत्तीसगढ़ राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया था? तो उस टाइम पर क्या बेंटिंग महोदय थे, एलन बेरो थे क्या, कैनिंग थे क्या, या डलहौजी थे? बहुत ही ज्यादा बार बार आया हुआ प्रश्न है ये, तो आपको याद रखना पड़ेगा। हिस्ट्री में भी पूछा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी पूछा गया, इवन इंडियन हिस्ट्री में भी पूछा गया है। ठीक है, किस टाइम पर कौन अधिकारी थे आपके? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका आंसर क्या लग रहा है? फास्ट आंसर चाहूंगी मैं सारे बच्चों से, थोड़ा सा। भी जस्ट इस प्रश्न को बताएं, फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है तुम लोग को। अभी तुरंत थोड़े टाइम पहले ही हमने बात किया था ना कि 1854, इस टाइम पर कौन थे आपके? डलहौजी महोदय आए, और डलहौजी महोदय ने क्या किया था बेटा? हड़प नीति चलाया, और इनकी हड़प नीति के तहत ही आपका नागपुर को इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया गया। और उस टाइम पर जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो इसी नागपुर के अधीन था। तो वही प्रश्न तो पूछा गया है बंधु लोग, काहे के लिए कंफ्यूज हो जाते हो? गुड मॉर्निंग है जी, गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग है आपको। तो याद रखेंगे, पूछा जाएगा अगर कि वह गवर्नर जनरल कौन था जिसके शासनकाल में छत्तीसगढ़ ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ, तो याद रखेंगे 1854 की बात है, और हमारे कौन थे? डलहौजी महोदय थे। बहुत ही बढ़िया, शानदार परफॉर्मेंस, सारे के सारे बच्चे एकदम सही आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड बेटा। जितने बच्चे लाइव आते जा रहे हैं फटाफट जुड़ते जाइए, और अपने आप को। और आपको बता दूं कि सिर्फ छत्तीसगढ़ के इतिहास के ही क्वेश्चंस नहीं है, ऑल सब्जेक्ट्स के मिक्स क्वेश्चन, और सारे के सारे ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक बात क्या? अगला प्रश्न है, कौन इस राज्य कंडेल नहर सत्याग्रह के नेता नहीं थे? वाओ क्वेश्चन ये भी। ठीक, क्या बोला जा रहा है? कंडेल नहर सत्याग्रह के नेता कौन कौन थे ये तो सबने याद होगा, पर कौन नहीं था ये घुमा करके पूछ लिया गया है। कंडेल नहर सत्याग्रह मतलब याद आ रहा है क्या? 1920 याद आ रहा है क्या? 1921 याद आ रहा है क्या? 1922 याद आ रहा है क्या? अगर ये तीनों याद आ रहे हैं मतलब आप छत्तीसगढ़ के इतिहास का, या ये बोलूं कि जो मेन पोर्शन है छत्तीसगढ़ के इतिहास का, आप इसको याद कर चुके हैं। चलिए जल्दी से बताइए, कंडेल नहर सत्याग्रह के नेता कौन, ये पूछा गया है। क्या सुंदरलाल शर्मा का लेना देना है इससे, या फिर नथुजी जगताप, नारायण राव मेघावले, या रविशंकर शुक्ल? किसके साथ जाना चाहेंगे जिसका कोई भी लेना देना नहीं था कंडेल नहर सत्याग्रह से? फास्ट आंसर करेंगे बेटा सारे के सारे। क्या लग रहा है अपने को? एप्लीकेशन वाले बच्चों का आंसर आना चालू हो गया क्या जी? मुझे एक बार बताओ, कंडेल नहर सत्याग्रह कब हुआ था? 1920 में हुआ था, 21 में हुआ था कि 22 में हुआ था? पहले तो ये कमेंट करके बताओ मेरे को, उसके बाद आगे की बातें भी कर लेंगे। बहुत सुंदर, शाबाश।
सत्याग्रह हुआ कब था? जल्दी से बताइए। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सारे बच्चों को गुड इवनिंग है बेटा। जल्दी से बताइए कंडेल नहर सत्याग्रह कब हुआ? प्रजापति, बहुत सुंदर बच्चे, वेरी गुड, एकदम सही आंसर है आपका। टकेश्वर का भी एकदम सही आंसर है जी। ज्योति, वेरी गुड बेटा। निशा, बहुत सुंदर। मनीष यादव, आपका भी एकदम सही है। मतलब सारे बच्चों को अपना ये पता चल गया है ना। तो हम याद रखेंगे कि कंडेल नहर जब भी याद है ना बेटा, कंडेल नहर 1920 को भूलना मत, ठीक। तो कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था 1920 में। अब समझो थोड़ा सा, सुंदरलाल शर्मा ये वही है जो कहाँ गए थे? गांधी जी को ले, और इन्हीं के रिक्वेस्ट पर गांधी जी यहाँ आए हुए थे कंडेल नहर सत्याग्रह में शामिल होने के लिए, ठीक बात। तो सुंदरलाल शर्मा तो थे ही थे। नथु जी जब उसी एरिया के आसपास वाले हैं तो ये तो रहेंगे ही रहेंगे। नारायण राव मेघावली, इनका भी बिल्कुल उसी एरिया से, तो ये भी थे। लेकिन हमारे जो रविशंकर शुक्ल जी हैं, याद रखेंगे बेटा, रविशंकर शुक्ल जी आपके रायपुर से बिलोंग करते थे और ये यहाँ पर इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। तो जितने बच्चों ने, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने हालांकि डी आंसर किया है बहुत ही बढ़िया तरीके से, तो आपका आंसर एकदम सही हो जाएगा। रविशंकर शुक्ल जी का कोई लेना देना नहीं है इन सब से। वेरी गुड बेटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न है, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान पर 3 बार श्रमिक आंदोलन हुआ था? बहुत बार पूछा गया है। श्रमिक आंदोलन को ही आप मजदूर आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। कोई बच्चा अगर कंफ्यूज हो रहा है, मैडम जी ये का श्रमिक आंदोलन है, हमें तो बाप पुरखा नहीं पड़ेगा, तो तुम्हें बता दो श्रमिक आंदोलन मतलब बात होते हैं, ठीक बात। चलिए बताइए, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान पर 3 बार हुआ है भाई? तो आपको मैं जब हिस्ट्री पढ़ा रही थी, वो भी थ्योरी वाला पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको क्या समझाया था बेटा कि जब छत्तीसगढ़ में मजदूर आंदोलन की बात आए तो आप याद रखिएगा 3 बार हुआ है, एक ही जगह पर हुआ है, एक ही जगह पर हुआ है, अलग अलग जगह पर नहीं हुआ है। और ये तीनों बार मजदूर आंदोलन जो हुआ था वो एक ही व्यक्ति के नेतृत्व में हुआ था। याद आ गया क्या? तो उस व्यक्ति का नाम भी जल्दी से कमेंट कर दो ताकि मजा आ जाए। बिल्कुल, उस व्यक्ति का नाम भी कमेंट करके बताइए कि वो महाशय कौन थे जिनके नेतृत्व में 3 बार क्या हुआ है बेटा? मजदूर आंदोलन हुआ है। बहुत सुंदर, सारे के सारे बच्चे एकदम सही आंसर किए बेटा, वेरी गुड। बता दो थोड़ा सा। ठाकुर प्यारे लाल सिंह, बहुत सुंदर, शानदार। अच्छा, कोई मेरे को बता सकता है क्या कि जो 3 बार मजदूर आंदोलन हुआ था ये कब कब हुआ था? अगर किसी को याद हो थोड़ा सा मेरे को बता दो, और अगर नहीं है तो इसको भी नोट करते हुए चलो। पहला जो मजदूर आंदोलन हुआ था बेटा 1920 में हुआ था, दूसरा वाला 1924 में हुआ था, और तीसरा वाला जो हुआ था ये हुआ था आपके 1937 में। जिस टाइम पर आपका कंडेल नहर सत्याग्रह चल रहा था उसी टाइम पर आपका पहला मजदूर आंदोलन भी चल रहा था, ठीक बात। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। पहला वाला 1920 में हुआ है, दूसरा वाला कब हुआ है? 37 में हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सारे बच्चे एकदम आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही। राजनांदगांव और ठाकुर प्यारे लाल सिंह, है ना, इसको आपको याद रखना है। 20, 24 और 37 को भी आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर से एक और चीज आप याद रखेंगे, 1920 में जो मजदूर आंदोलन हुआ था बच्चे, यह जो आंदोलन है पूछा गया है ये भी प्रश्न, इसलिए आपको मैं बता रही हूँ। 1920 में जो मजदूर आंदोलन हुआ था, यह जो आंदोलन है 36 दिन तक चला था, पूछा जा चुका है यह भी प्रश्न, इसलिए आप याद रखेंगे 36 दिन तक चला था। कितने दिन तक चला था बेटा? 36 दिन तक चला था, 36 डेज तक चला था। क्या ये याद रहेगा अपने को कितने दिनों तक चला था? 36। कौन सा वाला? पहला वाला 1920 कर रही हूँ, ठीक। तो पहला 1920 में, दूसरा 24 में, और तीसरा वाला 37 में चला था। 47 में आजादी मिल गई थी, 10 साल पहले की बात है। लास्ट यही मजदूर आंदोलन रहा हमारा, और पहला जो मजदूर आंदोलन था वो कितने दिन चला? 36 दिन। और नाम क्या याद रखेंगे? ठाकुर प्यारे लाल जी का नाम बिल्कुल नहीं भूलना है। गुड, शाबाश। चलिए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पर। प्रश्न बोल रहा है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ शहीद कौन थे? मैं ऊपर एक प्रश्न आपको करवाई थी, क्या याद आ रहा है? मैंने बताया था गेंद सिंह, और
और गेंद सिंह को क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद कहा जाता है। इन्हें ही बस्तर का भी प्रथम शहीद कहा जाता है। लेकिन अगर प्रश्न में बोल दे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, अगर ये नाम मेंशन है तो हमारा क्या आंसर बदल जाएगा, थोड़ा सोच करके बताओ मेरे को। तो आपके क्वेश्चन में पूछा गया भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के सबसे पहले शहीद किसको माना जाता है? क्या वीर नारायण सिंह को माना जाता है, क्या दादा धर्माधिकारी को, प्यारेलाल सिंह को, या हनुमान सिंह को? मैं एकदम श्योर हूं कि इसका आंसर हर एक बच्चा मेरे को देगा। क्या लग रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का आंसर बताएंगे जल्दी से। याद रहेगा अपने को। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसको कहते हैं? तो याद रखेंगे 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसे ही हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। और इसमें शहीद होने वाला जो पहला व्यक्ति था वो थे हमारे वीर नारायण सिंह। इनका नाम आप बिल्कुल याद रखेंगे। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना, अब तो हमारा कंफ्यूजन क्लियर रहा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मेंशन हो गया मतलब वीर नारायण सिंह आपको याद रहने चाहिए। ठीक बात क्या बेटा? चलिए गुड। अगला बात करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या बोल रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के रायपुर में स्थित निम्नलिखित में से किस शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों ने सक्रिय भाग लिया था? एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। पूछा जा रहा है, बैक टू बैक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रिपीट हो रहा है। बता दो मेरे को। भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो रही है और इस टाइम पर आपके रायपुर में स्थित वह शिक्षण संस्थान कौन सा है जहां के विद्यार्थी ने भी भाग लिया था? कब की घटना है? जब आपका भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस टाइम की घटना है। तो रायपुर का वह शिक्षण संस्थान कौन सा है? जल्दी आंसर करेंगे। क्या राजकुमार कॉलेज था, क्या सेंट पॉल स्कूल था, क्या या राष्ट्रीय विद्यालय था, या आपका छत्तीसगढ़ कॉलेज था? चलिए बता दीजिए जल्दी से। भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो रही है और भारत छोड़ो आंदोलन में कौन भाग लिया था बताएंगे? गुड गुड गुड, एकदम मेरे क्वेश्चन खत्म होते साथ आप लोग आंसर आना चालू हो जाता है तो अच्छा लगता है। कंफ्यूजन हो जाता है ना, इसी कंफ्यूजन को बस आपको क्लियर करना है क्योंकि बहुत सारे बच्चे राजकुमार कॉलेज को लेकर और बहुत सारे बच्चों का कहना है छत्तीसगढ़ कॉलेज। तो याद रखेंगे बेटा, इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ कॉलेज, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो रही है। तो छत्तीसगढ़ जो कॉलेज था, यहीं के जो विद्यार्थी हैं, इन्होंने क्या किया था, इसमें भाग लिया था। ठीक, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम क्लियर हो गया कंफ्यूजन। याद रखेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन में छत्तीसगढ़ कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं, इन्होंने बराबर अपनी भागीदारी दिखाई थी। अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? इस राज्य में 1942 के रायपुर षड्यंत्र केस, भाई क्वेश्चन बने और रायपुर षड्यंत्र केस से ना बने तो कैसे बनेगा? तो 1942 में जो रायपुर षड्यंत्र केस हुआ था, इनमें कौन शामिल नहीं था? रायपुर षड्यंत्र केस में कौन कौन शामिल था? एकदम मुंह जुबानी आपको याद होनी चाहिए। ठीक बात, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, इसलिए आप याद रखेंगे। चलिए बता दीजिए जल्दी से मेरे को, इसका सही आंसर अपने को क्या लग रहा है? रायपुर षड्यंत्र केस की मैं बात कर रही हूँ। तो रायपुर षड्यंत्र केस में निम्नलिखित में से कौन शामिल था? निम्नलिखित में से कौन शामिल था? कौन शामिल था रायपुर षड्यंत्र केस में? मौलाना अब्दुल रऊफ थे क्या? रामगोपाल तिवारी थे या फिर आपके रत्नाकर झा थे? क्या लग रहा है अपने को? इसका सही आंसर जल्दी से बताइए। एकदम फेमस है ये नाम, हर किसी को पता है ना? तो क्या नाम था इनका? परसराम सोनी। ये क्या कर रहे थे? हाँ, ये परसराम सोनी जी क्या कर रहे थे? बम बना रहे थे, बम अंग्रेजों के अगेंस्ट। 3 बार बम बनाए, 3 बार परीक्षण किए, 3 बार पकड़ा गए। ठीक, आगे डिटेलिंग में हम पढ़ेंगे जब थ्योरी करेंगे। तो याद रखेंगे परसराम सोनी 1942, मतलब आपका भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम की ही बात है। भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पर ही क्या हो रहा था? आपका रायपुर षड्यंत्र केस चला, जिसमें बना रहे थे जी। जब परीक्षण कर रहे थे, राजकुमार कॉलेज के लोगों ने जाकर के अंग्रेजों को सूचना दे दिया कि यहाँ पर बम फूटा है भाई, और इनको भी कोई और मैदान नहीं मिला। राजकुमार कॉलेज का जो मैदान था ना, वहीं पर जाकर के अपना बम बना लिया और बम का परीक्षण करने लगे। फिर क्या है, कॉलेज के बच्चे डरेंगे कि नहीं डरेंगे? डर गए और जाकर के उन्होंने अंग्रेजों को सीधा सूचना दे दिया कि हमारे आसपास वाले एरिया में क्या हुआ है, बम का परीक्षण हुआ है, पकड़ा गए बेचारे। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से
किस जमींदार से इस राज्य का प्रथम शहीद वीरनारायण सिंह संबंधित है? मतलब वह जमींदारी वाली क्षेत्र कौन सा? अपने को पता है ना वीरनारायण सिंह कौन थे, तो वीरनारायण सिंह एक जमींदार थे। अब आपको बताना है वीरनारायण सिंह ये कौन सी जमींदारी से बिलोंग करते थे? तो क्या ये बिलाईगढ़ जमींदारी के अंतर्गत आते थे, सोना खान पेंड्रा या फिर गुडर देही? बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का सही आंसर क्या होगा? गुड, तो क्या आ जाएगा बेटा? सोना खान, है ना। सोना खान से आपके वीरनारायण सिंह का बिल्कुल लेना देना है और वहीं के ये जमींदार थे, जो आपको क्या रखना है, याद रखना है। चलिए बढ़िया, अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, किस वर्ष इस राज्य के ब्रिटिश प्रदेशों को मध्य प्रांत के एक संभाग में सम्मिलित किया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ज्योग्राफी के नजरिए से भी और हिस्ट्री के नजरिए से भी। एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन बोल रहा है कि वह कौन सा वर्ष है जिसमें छत्तीसगढ़ के जो ब्रिटिश प्रदेश हैं इनको मध्य प्रांत के एक संभाग में क्या कर लिया गया था, सम्मिलित कर लिया गया था। तो वह कौन सा वर्ष था? 1858 की घटना है, 62 की, 70 की या 72 की? मुंह जुबानी याद होना चाहिए ईयर। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर अपने को क्या लग रहा है? ए बी सी डी, किसके साथ जाना चाहेंगे? बहुत सारे बच्चे एकदम सही आंसर कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज है। हिस्ट्री में तो मैं इस चीज को पढ़ाई ही हूँ और साथ में आपको मैं किसको पढ़ाई हूँ, आपके ज्योग्राफी में भी ये चीज हमने पढ़ा हुआ है। अच्छा चलो देख लो एक बार। 1861 में क्या हुआ था, एक बार रिकॉल कीजिए अगर आपको याद है तब भी और नहीं पता है तब भी। 1861 में क्या हुआ था बेटा, नागपुर और इसके आसपास वाला जो क्षेत्र है या संबंधित क्षेत्र है, इन सबको मिलाकर के क्या किया गया था, मध्य प्रांत का गठन किया गया था। तो मध्य प्रांत का गठन कब हुआ है? मध्य प्रांत का जो गठन है वो हुआ है आपके 1861 में। 1861 में मध्य प्रांत का गठन हो गया, जिसमें नागपुर वाला एरिया आपका शामिल था। 1862 में अब क्या किया गया, मध्य प्रांत तो बन गया है, अब इन्होंने बोला कि क्यों ना संभाग बनाया जाए। तो 1862 में मध्य प्रांत के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को एक संभाग बनाया गया। क्या बनाया गया बेटा, एक संभाग बनाया गया। छत्तीसगढ़ को क्या बनाया गया, एक संभाग बनाया गया। तो जब 1862 की बात आ रही है तो यहाँ से एक और प्रश्न पूछ लेता है कि जब छत्तीसगढ़ को 1862 में संभाग बनाया गया तो इस टाइम पर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कौन कौन से जिले सम्मिलित थे या कौन कौन से जिलों को शामिल किया गया था? तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो कौन कौन से जिले शामिल थे, तो याद रखेंगे रायपुर, ठीक है, आपका बिलासपुर, और एक और कौन सा था, जल्दी बताओ, फास्ट संबलपुर। याद आया क्या, जो कि अब उड़ीसा का हिस्सा है, पहले छत्तीसगढ़ का हिस्सा हुआ करता था। कब, जब 1862 का टाइम चल रहा था तब। क्लियर बात है, गुड। चले, तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी बेटा, अगर आप भूल जाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा, है ना, समझ रहे हो ना। तो 1862 इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1862। तो 61 में बना है आपका मध्य प्रांत और 62 में आपका क्या बना है, छत्तीसगढ़ को एक संभाग बनाया गया। चलिए बहुत सुंदर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहा जा रहा है। धमतरी जिले में राष्ट्रीय जागरण का प्रतीक जो गणेश उत्सव का आयोजन किया गया था, धमतरी में क्या होता था ना, गणेश उत्सव बनाया जाता था और इस गणेश उत्सव को किसका प्रतीक माना जाता था, तो राष्ट्रीय जागरण, क्योंकि उस टाइम पर आंदोलन का माहौल था ना, देश को स्वतंत्रता कराने की क्या चल रही थी। तो गणेश उत्सव मनाया जाना मतलब एक प्रकार का राष्ट्रीय जागरण का प्रतीक माना जाता था। तो सबसे पहली बार इसका आयोजन किसने किया था, किसका आयोजन बेटा, आपके गणेश उत्सव का आयोजन सबसे पहली बार किसने किया था? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, मेघावले ने, जगताप ने, सुंदरलाल शर्माइया और फिर हमारे छोटू जी, बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव। बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 491, इसका आंसर क्या लग रहा है अपने को, क्या सही आंसर हो जाएगा? वेरी गुड। अब मैं बोल दी तो वही आंसर होगा क्या, सोचो थोड़ा सा। चलिए, इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? बहुत सारे बच्चे ए बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बी बोल रहे हैं। एप्लीकेशन वाले, एक बार एप्लीकेशन वाले बच्चों को भी हम देखेंगे। चलिए याद रखेंगे बेटा, नारायण राव मेघावले।
अच्छा, एक और प्रश्न यहाँ से, नारायण राव मेघावले ने गणेश उत्सव का आयोजन किया, वहां तक तो ठीक है, लेकिन कहाँ पर किया? किया था, तो नारायण राव मेघावले ने धमतरी में बेटा याद रखेंगे धमतरी में गणेश उत्सव का क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। जितने बच्चे लाइव जुड़ते जा रहे हैं बेटा, सेशन को जरूर से लाइक करते चलेंगे, है ना, साथ में शेयर भी करते चलेंगे। चलिए, क्या है ना, जितने ज्यादा लोग मिलकर के तैयारी करते हैं उतना ज्यादा अच्छे से तैयारी होता है, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन हो जाता है एक प्रकार से, राइट। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग मिलकर के क्या करेंगे, अपन प्रिपरेशन करेंगे। ज्यादा गलत होगा वहां पर आप लोग भी बता पाएंगे, सही होगा तो उसको भी आप लोग बता पाएंगे, है ना। चलिए, अब अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा कविता छत्तीसगढ़ के किस जेल में रहकर लिखी थी? चलिए, इसका आंसर कीजिए फास्ट मेरे को थोड़ा सा, और जल्दी से बताइए क्या लग रहा है, सही आंसर क्या होगा। चुके हो ना, तो बताओ जल्दी जल्दी, गलत आंसर नहीं आना चाहिए। चले, गुड। तो क्या, कहाँ के जेल में जी? तो याद रखेंगे, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने पुष्प के अभिलाषा, हर कोई हिंदी में पढ़ा होगा भाई, कौन से क्लास में था यार, याद नहीं आ रहा है मेरे को। तो पुष्प के अभिलाषा ये हमने हिंदी में पढ़ा हुआ है ना। तो पुष्प के अभिलाषा यह रचना किसकी है? तो यह जो रचना है वो है आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी की। तो जिस टाइम पर इन्होंने इस कविता की रचना की थी, वो उस जेल में थे भाई। कहाँ के जेल में थे? बिलासपुर के जेल में थे। और मुझे एक और बात बताओ, ये घटना कौन से समय की है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यह जो घटना है वो किस टाइम की घटना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन तो ठीक है, लेकिन ईयर बताइए, ईयर। 1921 बेटा, याद रखेंगे 1921। इस टाइम पर भी आपका कौन सा समय चल रहा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो समय है वह चल रहा था। तो 1921 में ही माखनलाल चतुर्वेदी जी को बिलासपुर जेल में बंद कर दिया गया, और यहीं रहकर उन्होंने क्या किया था, पुष्प की अभिलाषा की रचना की थी, बिलासपुर के जेल में बंद होकर के। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो बिलासपुर के जेल में रह करके माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा नामक इसकी ग्रंथ की रचना, ग्रंथ नहीं, कविता की रचना की थी। और बात है आपकी 1921 की, ठीक बात। सविनय अवज्ञा आंदोलन का दौर चल रहा था, याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से कर्मवीर पत्रिका, ये भी बहुत बार आया है, कर्मवीर पत्रिका के संपादक गिरफ्तार हुए थे। जिस टाइम पर आपका असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसी टाइम पर कर्मवीर पत्रिका के जो संपादक हैं वो जो है गिरफ्तार हुए थे। अब आपसे ये पूछना चाह रहा है कि कर्मवीर जो पत्रिका है इसके संपादक कौन है, या दूसरी भाषा में बोलूं कि कर्मवीर पत्रिका की रचना किसने की थी? क्या लग रहा है, जल्दी से आंसर करके बताइए। कर्मवीर पत्रिका किसकी रचना है? याद, कर्मवीर पत्रिका ये भी किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। क्यों उनको जेल में बंद कर दिया गया था मैडम? बहुत ही बढ़िया सवाल था, लेकिन एकदम पिटाई करने वाला भी सवाल है, क्योंकि चिल्ला चिल्ला कर तुम लोगों को मैं इसका थ्योरी पढ़ाई हूँ, ठीक है, लेकिन थ्योरी क्लास तुम लोग को देखना नहीं है, तो कहाँ से चीजें याद रहेंगी? तो आप याद रखेंगे, माखनलाल चतुर्वेदी इन्होंने ही पुष्प की अभिलाषा नामक पुस्तक का भी रचना किया, और साथ में कर्मवीर का भी, क्योंकि उन्होंने ओजस्वी भाषण दिया था भाई, और इनके भाषण में इतना ओजस्व भरा हुआ था कि अंग्रेज एकदम घबरा गए। कुछ हो चाहे मत हो, लेकिन इनके भाषण से नागरिक जरूर जागरूक हो जाएंगे, और सिर्फ ओजस्वी भाषण देने के आरोप में इनको जेल में बंद कर दिया गया था। तो कर्मवीर पत्रिका का प्रकाशन भी माखनलाल चतुर्वेदी ने किया है। उसके बाद भी ये कहाँ मानने वाले थे? जेल में बैठ करके इन्होंने एक पुस्तक लिख डाला, एक कविता लिख डाला, ठीक। तो ये भी अपने को याद रखना है, और 1921 की घटना है, याद रखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का ये भी टाइम चल रहा था। चलिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं बेटा? अगला प्रश्न है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस
राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जिला कचहरी में आग लगाने का प्रयास किया गया था? वो क्षेत्र कौन सा था भाई? मुंह जुबानी, जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं मुंह जुबानी याद होना चाहिए आप लोगों का। तो क्या बोला जा रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन जिला कचहरी कहाँ के थे ये? चलिए बहुत सुंदर, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो याद रखेंगे जिस टाइम पर भारत छोड़ो आंदोलन था, घटना आपके दुर्ग की है। कहाँ की है? दुर्ग की। अब ये तो आप सभी ने बता दिया। अब बताओ जिन्होंने ये नेक काम किया था उसका नाम बता दीजिए। कौन था वो बंदा जिसने जिला कचहरी में आग लगाने की कोशिश की थी? तो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था रघुनंदन सिंगरौल। क्या नाम था बेटा? रघुनंदन सिंगरौल। इन्होंने दो बड़े बड़े काम किए थे। पहला काम क्या किया था? तो एक तो आपके सामने है, जिला कचहरी में इन्होंने आग लगाने की कोशिश की थी और इसके साथ साथ इन्होंने लेटर बॉक्स को भी उखाड़ दिया था। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर क्या चल रहा था? अंग्रेज का विरोध चल रहा था। मतलब जितना भी सरकारी सामान है हम सबको तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, ऐसा वाला सीन चल रहा था। तो इन्होंने क्या किया था? लेटर बॉक्स को ही उखाड़ दिया था। बिल्कुल सही पकड़े हैं, रघुनंदन सिंगरौल ये वही है बेटा जिसने क्या किया था? लेटर बॉक्स को उखाड़ दिया था और सीधा जाकर के कचहरी में आग लगाने की कोशिश की थी। ऐसे थे उस टाइम के जवान। ठीक है, 20-21 साल के थे ये, कोई ज्यादा बुजुर्ग नहीं थे, 40-45 वाले। हमारे आज के 20-21 साल के जवानों को तो कॉलेज के चक्कर नहीं मिलता है। छत्तीसगढ़ के आप देश क्या आजाद कराएंगे? ठीक है, और उस टाइम पर जो 14-15 साल के बच्चे होते थे, 12-13 साल के बच्चे होते थे, राज्य क्या करते थे? अपने पिता की जगह, पिता की मृत्यु होने पर अपना पूरा राजपाट प्रशासन संभाला करते थे। और आज 12-13-14 साल के बच्चे क्या करते हैं? पबजी खेलते हैं। और 20-21 साल के बच्चों को तो कॉलेज में वही बताई ना, पीछा करने से फुर्सत नहीं है। आप हमारे भारत के भविष्य हैं, थोड़ा ध्यान दिया करें। ठीक बात? तो ये चीजें याद रहेंगी हमको। तो इनका नाम याद रखेंगे, रघुनंदन सिंगरौल। दुर्ग की कचहरी में इन्होंने क्या किया था? आग लगाने का कोशिश किया था। ठीक बात? चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? नेटवर्क इश्यू अगर आपको लग रही है बेटा तो रीज्वाइन कर लीजिए आप, है ना? रीज्वाइन करेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर दिखने लगेंगी। चलिए अब आगे बताइए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल स्टार्ट होगा। चलो आगे बताओ। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी कितनी बार आए थे? पहली बार तो याद है ना? पहली बार जब आए थे तो बिल्कुल शौक से आए थे। और कब आए थे? तो याद रखना 20 दिसंबर को आए थे। 20 दिसंबर कब? 1920 में आए थे। और टाइम कौन सा चल रहा था? कंडेल सत्याग्रह। लेने के लिए कौन गए थे? सुंदरलाल शर्मा महोदय गए थे, इसलिए कंडेल सत्याग्रह आए थे, भूलना मत। और पहली बार आए थे बिल्कुल शौक से। तो किसके साथ आए थे? शौकत अली के साथ आए थे। तो ये चीजें तो डिटेल रही, लेकिन हमारे प्रश्न का उत्तर अभी भी आप लोगों ने नहीं दिया। हमारे प्रश्न में पूछा गया है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, जिस टाइम पर स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस टाइम पर जो हमारे गांधी जी हैं वो कितनी बार छत्तीसगढ़ आए थे? जल्दी से आंसर बताएंगे। इस प्रश्न में भी कंफ्यूजन है तुम लोग को? वेरी गुड, 20 दिसंबर 1920 एकदम सही है। उसके बाद भी आए थे कि आखिरी था उनका? याद रखेंगे बेटा, छत्तीसगढ़ हमारे जो गांधी बाबूजी हैं ये दो बार आए हैं। एक तो आपके 20 दिसंबर 1920 को आए थे और एक समय था 1933 वाला। 1933 में ये हमारे यहाँ पहुंचे थे, नवंबर का समय था। नवंबर का समय था 1933 में वो आए थे। पहली बार तो शौकत अली के साथ आए थे और दूसरी बार जब आए तो ये अपने साथ मीराबेन को लेकर के आए थे। ठीक है, और कौन थे? क्या नाम है यार उनका? देसाई। क्या देसाई था? देसाई याद आ रहा है बस मेरे को, क्योंकि मैं देसाई याद की थी। पूरा नाम भी है मुंह में पर एकदम निकल गया, दिमाग से आ नहीं रहा है। ठीक है, तो एक देसाई महोदय थे और ठक्कर जी थे। इनको साथ में लेकर के ये हमारे यहाँ पहुंचे हुए थे। तो गांधी जी कितने बार आए थे? तो आप याद रखेंगे गांधी जी ने छत्तीसगढ़ की यात्रा
की थी, हाँ जी, नवंबर 1933 में। कौन सा नवंबर, अब ये भी मैं बताऊं तुम लोग को, याद रखना कौन सा नवंबर था, 22 से 28 नवंबर, 22 से 28 नवंबर 1933 को दूसरी बार हमारे छत्तीसगढ़ की यात्रा करने के लिए आए थे। ठीक बात, याद रहेगा अपने को, एकदम नहीं भूलेंगे। महादेव देसाई, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मेरे दिमाग से निकल गया था, गुड गुड। कौन है ये, सुनील, बहुत सुंदर बच्चे, देसाई देसाई करके बस मैं पढ़ी हुई थी और मेरे को ये याद था, महादेव देसाई, एकदम गुड। तो आप लोग याद रखेंगे 22 से 28 नवंबर का समय था बेटा, 1933 का समय था। तो इस टाइम में ये आए, और इस टाइम पर सेकंड टाइम जब वो छत्तीसगढ़ आते हैं तो इनके साथ 3 लोग आए हुए थे। कितने लोग आए थे, 3 लोग आए थे, याद रखेंगे। मीरा बहन आई थी, आपके देसाई महादेव देसाई जी आए थे, और आपके ठक्कर बापा आए थे। ठीक, तो आपको याद रखना रहेगा, भूलना नहीं है। ठक्कर बापा, क्या बोलते हैं इनको, ठक्कर बापा। ठीक, याद रहेगा, बहुत सुंदर। तो हमारे छत्तीसगढ़ में गांधी जी कितने बार आए थे बेटा, 2 बार आए थे। कितने बार, 2 बार, 1920 में, 1933 में, एकदम नहीं भूलना। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। और किसके किसके साथ आए थे ये भी पूछा जाता है ना। तो पहली बार शौकत अली के साथ आए थे, और दूसरी बार 3 लोगों के साथ आए थे। तीनों का नाम आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अब यहाँ से हमारा चालू हो जाएगा कौन सा, जनजाति वाले कुछ क्वेश्चन। ठीक, चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। तो सबसे पहला प्रश्न, में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। चलिए जल्दी से बता दीजिए, क्या लग रहा है अपने को सही आंसर, फास्ट कमेंट करेंगे। आया हुआ है ना, हाँ जी बिल्कुल वही प्रश्न आया है। क्योंकि चलिए याद रखेंगे, निम्नलिखित में से राजीव लोचन मंदिर गए हो, कौन कौन गए हो, मेरे को भी जाना है एक आध बार। पिकनिक चलते हैं बोल रहे हो, तुम लोग प्लानिंग बनाते नहीं हो। ठीक है, तो राजीव लोचन मंदिर में भाई पीड़िया चढ़ती है। क्या चढ़ती है, पीड़िया का प्रसाद चढ़ता है, आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं। अगला प्रश्न है, त्योहार में पसहर चावल का उपयोग अनिवार्य होता है। चलो माताओं जल्दी से बताओ, वह त्योहार कौन सा है जिसमें पसहर चावल का उपयोग बहुत जरूरी होता है। वह त्योहार कौन सा है जिसमें पसहर चावल जरूरी होता है। तो कौन सा है, नवरात्रि, क्या रक्षाबंधन, नवाखाई, खमर छठ, जिसको आप हल षष्ठी के नाम से भी जानते हैं। तो बता दो बंधु लोग, पसहर चावल मतलब ऐसा है। तो याद रखेंगे बेटा, पसहर चावल कब खाते हैं जी, तो पसहर चावल आपके खमर छठ में खाया जाता है, हल षष्ठी में खाया जाता है। ठीक, याद रहेगा, वेरी गुड। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो गेहूं से बनाया जाता है। अब देख करके बताओ मेरे को जल्दी से, गेहूं से क्या क्या बनता है, खुरमी बनता है, ऐसा बनता है, बोबरा बनता है, चौसल्ला बनता है, क्या बनता है। तो भाई बोबरा तो आपके गेहूं से भी बनता है और चावल से भी बनता है, इसलिए हम बोबरा को भी आंसर मिलेंगे। और आपका खुरमी तो गेहूं से ही बनता है, ऐसा बनता है भाई आपके चावल से, और चौसेला भी बनता है आपके चावल से। तो ये दोनों तो नहीं होगा, खुरमी और बोबरा, पहला और दूसरा किधर, ए। ठीक, बोबरा मेरे को बहुत पसंद है, कौन भिजवा रहा है बना करके बताओ, मेरे पास बनाने का समय नहीं है क्योंकि, लेकिन अगर कोई प्यार से मेरे को बोबरा खिलाना चाहे तो मैं जरूर खा लूंगी। अगर कोई बनाकर मेरे लिए भिजवाना चाहे तो मैं बिल्कुल खा लूंगी। ठीक है, अब बहुत पसंद, जिसको बहुत पसंद कहा जाता है, जब मम्मी थी मेरी तो बनाया करती थी, उसके बाद से ऐसा हुआ कि बोबरा मतलब बोबरा हो गया है। खुरमी और बोबरा, ठीक, तो गेहूं से क्या क्या बनता है समझ में आ गया ना अपने को। अब अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूता का आभूषण है। सूता किधर पहनते हैं, तो सूता आपके हाथ में पहनते हैं, कमर में पहनते हैं, गले में पहनते हैं, कान में पहनते हैं, किस में पहनते हैं, जल्दी बताओ। सूता, सूता बोल दो। ठीक है, रुको 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 रुको, लिख लेते हैं ना। आपका सूता बोल दो, ठीक है, और पुतरी बोल दो, सुतरी बोल दो, ये सब एक ही जगह पर, सकरी बोल दो, एक ही जगह पर पहनते हैं ये सबको।
बताओ कहाँ पर पहनते हैं, जल्दी बताओ। हाँ, इसी चीज को बोलते हैं, सुतरी को ये सुतिया कहते हैं, सुतिया, सूता या सुतिया, ठीक है। पुतरी बोलते हैं, पुतरी, सकरी, हसली, ये सब इसी चीज के नाम है, हसली। ये सारे कहां पर पहने जाते हैं? जल्दी जल्दी आंसर करो यार, थोड़ा जल्दी जल्दी, फास्ट। क्या लग रहा है क्वेश्चन नंबर 12? गले में पहने जाते हैं, है ना। हमारे घर में अगर आपके आसपास कोई बड़े बुजुर्ग होंगे, उनको बिठा लो, ऐसा फटाफट आंसर देंगे ना, कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बेटा? बेटा यूपी बिहार का व्यंजन है वो, बहुत अच्छा लगता है, वो भी एकदम टेस्टी लगता है। ठीक, तो याद रहेगा कहाँ पहनते हैं ये सारी चीजें। हसली पूछा जाता है एग्जाम में, रखना हसली, हसली याद रखेंगे, वो भी आपके गले में पहना जाता है। अगला प्रश्न है खिनवा, पूछा जा चुका है। खिनवा शरीर के कौन से अंग में पहनते हैं, बताइए। खिनवा, 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 खिनवा शरीर के कौन से अंग में पहनते हैं? जल्दी फास्ट कमेंट करेंगे थोड़ा। खिनवा याद आ रहा है क्या कुछ? दो, धार बोल दो, तुर्की बोल दो, ठीक है। ये सब एक ही जगह पहनने वाले हैं, अलग अलग आकृति का होता है। अगर आप धार की बात करोगे वो चक्का नुमा होता है, झुमका बोलोगे वो झूलते रहता है, तुर्की बोलोगे चैन के साथ फंसा हुआ रहता है। ये सारे एक ही जगह पर पहनने वाले हैं। और बताइए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सारे बच्चों से चाहिए होगा मेरे को। करण फूल, वेरी गुड, करण फूल बोल सकते हैं। खूंटी, बहुत सारे लोग खूंटी पहनते हैं, है ना। एक और शब्द यूज होता है तितरी, तितरी जैसा शब्द भी हम यूज करते हैं। तो ये सारे जो आभूषण है बेटा, ये आपके कान में पहना जाता है। ठीक, तो झुमका, ढाड़, तुर्की, तितरी, खूंटी, सकरी, ठीक। तो अपने को याद रहेगा, तो ये सब हम कहां पर पहनते हैं? तो ये सब आपके कान में पहना जाता है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे, क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में आभूषण पहुंची शरीर के किस अंग में पहनते हैं, पूछा गया है ये भी प्रश्न। खिनवा तो आयस था, पहुंची भी बता दो मेरे को जल्दी। तो पहुंची हम पैर में पहनते हैं क्या, हाथ में पहनते हैं, गला में पहनते हैं, या फिर कान में पहनते हैं? पहुंची से आंसर चाहिए मेरे को इसका। ज्योति बहुत बढ़िया, शाबाश। प्रीति का भी एकदम सही आंसर है जी। पटेल जी क्या बात, क्या बात, क्या बात। और कौन है? हिना, एकदम गलत आंसर है बेटा। लेखराम का भी एकदम सही आंसर है। टकेश्वर तो एकदम छाए हुए हैं भाई, बिल्कुल। नागेश्वरी एकदम सही आंसर है बच्चे, वेरी गुड। सालनी का भी बिल्कुल सही आंसर है। नीरू नहीं पहनते हैं इसको, है ना। तो इसको कहां पर रह जाता है? तो जो पहुंची है बेटा, इसको हम कहां पर पहनते हैं, बताइए जल्दी से। पहुंची, हाँ, पहुंची को हम पहनते हैं हाथ में। देखो ये जो पहुंची होता है ना, देखने पे आपको ऐसा लगेगा कि वजन है, पर ये बिल्कुल हल्का होता है, एकदम हल्का होता है वजन में। इसको हम पहुंची कहते हैं, हाथ में पहना जाता है। प से प को मत मिला देना, प से प को मिला दिया, प से पहुंची और प से पैर, गलत हो जाएगा। ठीक, तो पहुंची कहाँ पहना जाता है? तो पहुंची पहना जाता है आपके हाथ में। वजन में कैसा होता है ये भी आपसे पूछ देगा, ही हल्का होता है वजन में। ठीक बात। चलो अगला प्रश्न कर ले। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बनवरिया कहाँ पहना जाता है? भाई मैडम जी कहाँ ले लाए हवा क्वेश्चन ला। चलो बताओ, बनवरिया, बनवरिया कहाँ पहना जाता है? जरूरी थोड़ी है कि एक बार जो आपको पता है वही चीज को पूछ लेगा। अगर ये पूछ लिया तब, तो बनवरिया बताओ जल्दी से। तो बनवरिया गला में पहनते हैं, नाक में, कान में, कलाई में कि पैर में? जी जल्दी बताइए, सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। बनवरिया कहां पर पहना जाता है? कौन बच्चा है, कौन है वो वीर पुरुष, महिला जो इसका सही आंसर देंगे? मेरे क्लास का वो वीर जवान, वीर युवक, वीर युवती कौन है जो इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं?
अरे जोश आ गया नहीं मैडम जी, इसने बोलिया मैडम वीर पुरुष कही दे, आप तो बताए लागी नहीं। बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, कलाई में पहना जाता है कहाँ पहना जाता है? कलाई में पहना जाता है जी। बनवरिया कहाँ पहनते हैं? और महिलाएं पहनती ना, याद रखना, पुरुष नहीं पहनते, महिलाओं द्वारा पहना जाता है और कलाई में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? कलाई में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? कलाई में। अब हम लोग घड़ी पहनते हैं भाई, पहले के लोग क्या पहनते थे? बनवरिया पहनते थे, और हम लोग कलाई में क्या पहनते हैं? सिर्फ चूड़ा और घड़ी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? सारे के सारे वीर हो, मैं जान गई तुम लोग को, सारे वीर युवक और सारे वीर युवती। ठीक बात, आगे बढ़ जाए थोड़ा सा। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा आभूषण गला में पहनते हैं? गला में क्या पहनते हैं जी? एठी पहनते हैं क्या? नागमोरी, सुतिया, तरकी, करधनी, बता चुकी हूँ यार। ऊपर वाले प्रश्न में सबको गिनवाई हूँ लाइन से। इसका आंसर मेरे को किसी से भी गलत नहीं चाहिए होगा, और जितने बच्चे लाइव जुड़े हैं सबसे इसका सही आंसर चाहिए। चलो बताओ, कौन सा आभूषण गला में पहना जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 करवाई हूं ना ऊपर ही? हाँ बताओ तो। सुतिया, ऊपर में करवाई हूं ना, सुतिया, सूता, पुतरी, ये सब इसी के नाम है। और ये सब हम कहां पर पहनते हैं? सूता, सुतिया, सुतरी, गला में पहना जाता है। कहां पहना जाता है बेटा? हाँ, हसली, हसेल, सब याद रखना है। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है? जितने बच्चे लाइव आते जा रहे हैं बेटा, सेशन को लाइव करते चलेंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका, नागमोरी किस अंग का आभूषण है? बंधु लोग बताओ। अब नागमोरी कहां पर पहनते हैं, ये पूछा गया था भाई, आप सबको भी पता होगा ये क्वेश्चन, अभी अभी का क्योंकि प्रश्न है जो अभी अभी आया हुआ था। बताओ, नागमोरी कलाई में पहनते हैं, गला में पहनते हैं, अंगुली में पहनते हैं? गला कौन आंसर कर रहा है? कौन कौन गला आंसर करे? अतिच मारूंगी, एकदम वाला मारे मार, सही सही आंसर करो, इसका बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए। नागमोरी अभी भी पहनते हैं यार, इसकी आकृति बड़ी प्यारी होती है, मतलब कुछ इस प्रकार का, ऐसे 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 ऐसे। आप लोगों ने पहले पुराने जमाने की लेडीजों को देखा होगा ऐसे पहने। मैं आंसर बता दी क्या? चलो बताओ, नागमोरी कहाँ पहनते हैं? बिल्कुल सर्पाकार में होती है। कैसी होती है? सर्पाकार में होती है। कहां पर पहनते हैं इसको? नागमोरी को कहां पर पहनते हैं? भुजा में पहनते हैं ना, याद आया ना, कुछ ऐसा सर्पाकार में होता है। पहले की बुजुर्ग महिलाएं पहना करती थी, यहाँ पर पहनते हैं ना भुजा में, बाजूबंद जिसको आप कहते हो, तो ये सर्पाकार होता था, इसलिए उसको नागमोरी कहा जाता था। अब के लोग बाजूबंद पहनते हैं शादी में स्पेशली, बाकी टाइम पर तो उतना ज्यादा यूज नहीं होता, पर कुछ जो शौकीन लेडीज रहते हैं ना, वो कुछ दिनों तक पहनते हैं शादी के बाद। तो सबको, ऑलमोस्ट सबको मिलता है बाजूबंद, शादी वादी में अच्छा रहता है। हाँ, अधिकतर चांदी का होता है, अब कुछ लोगों को सोने का भी दिया जाता है जो शौकीन रहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से आभूषण नहीं है, इसमें से इसमें से आभूषण कौन सा नहीं है? बताओ, निम्न में से कौन सा आभूषण नहीं है? साटी क्या आभूषण नहीं है? बिछिया आभूषण है कि नहीं है? नथनी, क्या लग रहा है कौन सा सही आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी के सामने, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 22, बर्तन होता है ना। पहले के जमाने के लोग इसमें बासी खाते थे भर भर के। जब खेत जाना होता था ना, सुबह कौन इधर नाश्ता वास्ता बनाएगा? घर का झाड़ू पोछा होगा, या आपके लिए एक थाली रोटी बनाते हुए बैठे रहेंगे। चावल रात में ज्यादा बना दिया, बासी और टमाटर का चटनी, मिर्चा का चटनी हो जाए, इमली का चटनी हो जाए, तब तो क्या ही पूछना। मस्त सेकमी है, भर करके चावल और बढ़िया पानी डाल करके बना दो उसको बासी, एक नंबर टमाटर को भूंज करके चटनी हो जाए और प्याज हो जाए, तब तो सोने पे सुहागा, क्या ही बोलना है कि नहीं। किसके किसके मुंह में पानी आया पहले ये बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। बटकी बोल दो, सैकमा बोल दो, है ना। इमली के दिन में इमली की चटनी, आम के दिन में आम की चटनी, जान दो फिर। चलो
याद हो गया? आगे बढ़ जाए अब। तो ये बासी खाने मत भिड़ जाना, ठंडी आ गया है, ठीक है? मेरा देख रहे हो ना गला कैसे बैठ रहा है। मैं पहनी थी मैडम जी मेरी शादी में, मैं भी पहनी थी जी, अभी भी रखा है। चलिए आगे बढ़ जाए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न है आपका, राज्य में किस कोयले का सर्वर है? अब पूछा जा रहा है छत्तीसगढ़ का प्रश्न। चलो बता दो, एकदम शानदार वाला। हमारे छत्तीसगढ़ में कोयले का भंडार है, ये तो आप सभी जानते हैं, नो डाउट। लेकिन अब आपसे हमारा गया है कि किस प्रकार के कोयले का भंडार है। भाई कोयले के भी टाइप्स होते हैं, तो हमारे छत्तीसगढ़ में किस टाइप का कोयला मिलता है? रात में खाओगी तो वैसे भी आजकल के लड़का मन सुलसुल ही रही थे। कैसे रही थे जी? सुलसुल ही। थोकन ठंडी चालू होगी ताले पूछ मत, सर्दी हो गए, बुखार हो गए, खांसी हो गए। हमार कस थोड़ा ना, हमन बेने हो बासी खान, बढ़िया रातों कन बासी खान, तब वो मस्त रहन। आप कल के लड़का मन थोकन रात कन आइसक्रीम खा दी तब बिहान दिन उठे नहीं सके, तैसना सुलसुली टूरी। अब एमन के भाषा बोला का कहे जाते? स्लिम स्लिम। क्या कहे जाते? स्लिम स्लिम। कैसे हैं हम लोग? स्लिम स्लिम मेंटेन कर रहे हैं हम लोग। का उसमें हला स्लिम स्लिम कहे जाइए यार, एक गम मार तो उड़िया जाएगी तो इसमें हला ते खाली मस्त बासी खाओ, डबल हड्डी बना के रहो बढ़िया। एक के कोनो लदे तब बैठ जाए, उठे मत सके, तो इतना शरीर रहना चाहिए। कोनो देहे के पहले सोचा होगा कि अगर मार पाइस तो उठे नहीं सकबो कह के। चलो तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बेटा? बिटुमिनस। हमारे यहाँ कोयला पाया जाता है, आप सभी जानते हैं, और बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और कोयला की कौन सी प्रजाति? तो बिटुमिनस पाई जाती है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक बात। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं, देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा भूगर्भीय और यांत्रिक कोयला खदान, एक शब्द यूज हुआ है यहाँ पे, ध्यान दो थोड़ा सा। भूगर्भीय शब्द यूज हुआ है और यांत्रिक कोयला खदान की बात हुई है, जो कौन सी बेटा? मुकुंद घाट। बहुत पहले ये प्रश्न पूछा गया था। क्या पूछा गया था? कि हमारे छत्तीसगढ़ में यांत्रिक कोयला खदान कौन सा है? तो याद रखेंगे हमारे यहाँ मुकुंद घाट। कौन सा घाट है? जो कि आपका भूगर्भीय और यांत्रिक कोयला का खदान है। तो अब आपसे पूछा गया कि ये कौन से जिले में स्थित है। बहुत ही इजी प्रश्न है, बताइए इसका आंसर। तो ये जो मुकुंद घाट है, याद रखना बेटा, यांत्रिक यहाँ पर कोयला खदान है ना, यह है आपका मुकुंद घाट। अब आपसे पूछा गया कि मुकुंद घाट कौन से जिले में आता है? रायगढ़ में आता है, बिलासपुर में आता है, कबीरधाम में आता है, या फिर आपके कोरबा में आता है? क्या लग रहा है बंधु लोग, बताओ। चले, बहुत सारे बच्चे एकदम सही आंसर किए बेटा। याद रखेंगे कोरबा में पड़ता है। कोरबा में है आपका कोरबा खदान घाट कहा जाता है, और यह यांत्रिक कोरबा खदान है। ये मत भूलना, बार बार इसको बोल रही हूँ ना, इसका मतलब यही है कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक बात। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कोल फील्ड नहीं है? मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो कोयला क्षेत्र नहीं है, या फिर जो आपका कोल फील्ड नहीं है। तो इनमें से कौन सा एरिया है बच्चे? तो लखनपुर, यहाँ कोल फील्ड नहीं है, मतलब यहाँ कोयला क्षेत्र नहीं है क्या? ये नहीं है। या फिर पंचबहिनी, क्या ये कोयला क्षेत्र नहीं है? माड, क्या ये कोयला क्षेत्र? कोई नहीं। सोचिए थोड़ा सा, इतना डीप में जाकर के भी बिल्कुल आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर अपने को क्या लग रहा है। फास्ट कमेंट करेंगे एप्लीकेशन वाले बच्चे, एकदम कहना चाहिए नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ी में कहावत है ना, भारी लुक लुकाए है, ये तैसने वाला है, एकदम फटाफट आंसर आता है। यूट्यूब वाले बच्चों का भी आना चाहिए ऐसे। क्या होगा? जी चलो कोई बात नहीं, तुक्का मारे हो तो बहुत बढ़िया है। बोरिया टिब्बू, बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं बोरिया टिब्बू। अब जिन बच्चों ने बोरिया टिब्बू क्या दिया, एक बात बताओ कि बोरिया टिब्बू पड़ता किधर है?
जिन्होंने बोरिया टिब्बू कहा, आप एक बार बताइए कि जो बोरिया टिब्बू है ये कहाँ पड़ता है। तो आपको बता दें ये पड़ता है बेटा आपके राजनांदगांव में। और यहाँ क्या मिलता है, तो यहाँ कोयला नहीं मिलता, यहाँ आपका लौह अयस्क मिलता है। क्या मिलता है, लौह अयस्क मिलता है। तो ये चीजें भी आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक बात। क्या लखनपुरी आप सबको पता है सूरजपुर में, पंचबहनी भी उधर ही पड़ता है, सरगुजा साइड में आपका पड़ता है। ठीक है, ये पंचबहनी आपके सरगुजा में पड़ता है। और मार तो आप जानते ही हैं कहाँ पड़ता है, रायगढ़ में पड़ता है। रायगढ़ क्षेत्र आप बोल सकते हैं इसको। और लखनपुरी का जो मैंने आपको बता दिया सूरजपुर में ही आपका पड़ता है। और ये जो बोरिया टिब्बू है ये आपके राजनांदगांव में पड़ता है और यहाँ पर आपका लौह अयस्क मिलता है। तो ये भी आपको क्या करना है बेटा, याद रखते हुए चलना है। बोरिया टिब्बू, लौह अयस्क, कोयला नहीं मिलता है। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रदेश में लौह अयस्क का निर्यात किस देश को किया जाता है। ये भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न रहा कि आपके यहाँ जो लौह अयस्क है इसका निर्यात किया जाता है। तो हमारे यहाँ से क्या करते हैं, हम लोहा का निर्यात करते हैं। तो लोहा का निर्यात मतलब समझते हो ना, आयात और निर्यात दो बातें होती है। आयात मतलब होता है मंगाना और निर्यात मतलब होता है भेजना। तो हम लोहा को भेजते हैं। तो लोहा को हम कहाँ भेजते हैं, कौन से देश को भेजते हैं बेटा, तो याद रखना चीन और जापान। हमारे यहाँ से लोहा जाता है चीन के लिए, चाइना के लिए और जापान के लिए। ठीक बात। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो हमारे यहाँ से लोहा कहाँ कहाँ जाता है जी, तो जापान में जाता है, चीन में जाता है। तो ये भी अपने को याद रखना है। चलिए वेरी गुड। अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं, देखिए बैलाडीला का लौह अयस्क निम्न में से किस बंदरगाह द्वारा निर्यात किया जाता है। ये भी बहुत ही सुंदर प्रश्न रहा। आप याद रखेंगे जो बैलाडीला है ना, बैलाडीला सबसे नीचे में पड़ता है, दंतेवाड़ा बस्तर में पड़ता है आपका, और उसके नीचे लगा हुआ है आपका आंध्र प्रदेश। तो याद रखेंगे बैलाडीला का जो लौह अयस्क है ये कौन से बंदरगाह से, तो विशाखापट्टनम से। कहाँ से, विशाखापट्टनम से ये निर्यात होता है। ठीक बात। तो बैलाडीला में जो लोहा मिलता है, अभी जस्ट हमने जाना ना, बैलाडीला लोहा के लिए प्रसिद्ध है बेटा। बैलाडोला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, नंदीराज। क्या याद आ रहा है अपने को, अच्छा फटाफट से मेरे को नंदीराज की ऊंचाई बता दो जरा सा, एक बार मेरे को कमेंट करके बताइए नंदीराज की ऊंचाई कितनी है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे नंदीराज की ऊंचाई कितनी है। चीन और जापान, उसके साथ साथ जर्मनी भी याद रख लेना है ना। जर्मनी को भी हम लोग लोहा भेजते हैं भाई, चीन को भेजते हैं, जापान को भेजते हैं, जर्मनी को भी भेजते हैं। और कहां से, विशाखापट्टनम से। बैलाडीला की ऊंची चोटी नंदीराज मैंने बताया, इसकी ऊंचाई बताना है। जल्दी से कमेंट करो फास्ट, किसी को नहीं पता क्या, जल्दी कमेंट कीजिए कितनी है नंदीराज की ऊंचाई। याद होना चाहिए यार, ये मुखाग्र होना चाहिए, इसको भूलोगे तो कैसे बनेगा। छत्तीसगढ़ के नहीं, भारत की भी जितनी ऊंची ऊंची चोटियां आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाँ 12-10, वेरी गुड। अगला प्रश्न है आपका, निम्न लौह अयस्क में लोहा की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। अब ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है बेटा। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जितने भी प्रकार के आपके लौह है इनमें सबसे ज्यादा लोहा की प्रतिशत किस में होती है, मतलब लोहा का जो प्रतिशत मात्रा है वो सबसे ज्यादा किस में होता है। तो ये होता है आपके हेमेटाइट में, लेटेराइट में, मैग्नेटाइट में या फिर पैरोलूसाइट में। बताइए क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, क्या लग रहा है अपने को, किसमें सबसे ज्यादा लोहा की मात्रा होती है। बिल्कुल सही आंसर, आपके मैग्नेटाइट में सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है। अगर कोई भी प्रश्न में कंफ्यूजन लग रहा है बेटा नोट करते चलना है ना, ताकि हमको सब चीजें याद होनी चाहिए। तो मैग्नेटाइट आप नहीं भूलेंगे, मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ। तो देखो ये सारे के सारे लौह अयस्क हैं, आपके हेमेटाइट भी लौह अयस्क है, लेटराइट भी है, आपका पायरोलुसाइड भी है, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा लोहा किसमें पाया जाता है, तो लोहा की सबसे ज्यादा प्रतिशत आपके मैग्नेटाइट में पाया जाता है। मैग्नाइट बोलते हैं ना, मैग्नेटाइट में पाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सही जोड़ी मिलाओ। चलो मिला दो जल्दी से। प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। टीन सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, कोरंडम सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, लौह है, कोयला सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। टीन तो एकदम मुंह जुबानी होनी चाहिए, क्योंकि 100% टीन अकेला हमारा छत्तीसगढ़ देता है भाई। ठीक है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ का वो कौन से एरिया है जहां से 100% टीन मिलती है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपने पहले कभी भी नहीं पढ़ा है तो आप मेरे एप्लीकेशन जहां पर सीजी ज्योग्राफी बहुत अच्छे से आपको डिटेल में पढ़ाई जा रही है।
ठीक बात क्या, इसके बाद भी मेरे को सीजी ज्योग्राफी की क्लासेस वाली, अगर जल्दी क्लास खत्म हो जाता है तो वो भी अभी कर ही लेंगे अपन। ठीक, चलिए जल्दी से बताइए सबसे ज्यादा टीन कहां पर पाया जाता है। इसका आंसर आप लोग को ही देना पड़ेगा बेटा, मैं दूंगी तो कोई फायदा नहीं। टीन बस पूछी हूं मैं, टीन ही बता दो बस मेरे को, याद रखेंगे बेटा टीन सब में होता है। रटो इस प्रश्न को, जल्दी रटो, अपने जगह पर 10-15 बोलो, फिर ये याद हो जाएगा। तो टीन सबसे ज्यादा आपके सुकमा में पाया जाता है। कोरंडम कहाँ होता है, तो कोरंडम याद रखेंगे आपके बीजापुर में होता है। लौह अयस्क की बात आ गई और आपके कोयला की बात आ गई, तो कोयला कहाँ मिलेगा, आपके कोरिया में मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, ऊपर साइड पर कोरिया कोरबा इधर ही मिलता है। और लोहा की बात आता है अगर, तो वो आपके दंतेवाड़ा कहाँ, आपका बैलाडीला इधर मिलेगा। ठीक, बच्चे टीन और कोरंडम में ही कंफ्यूज हो रहे थे, तो टीन के लिए हमेशा सुकमा याद रखेंगे और कोरंडम के लिए आपको क्या याद रखना है, बीजापुर याद रखना है। क्लियर बात है क्या। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं, क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने। प्रश्न बोल रहा है डोलोमाइट का संगठन होता है। जल्दी जल्दी थोड़ा सा आंसर करेंगे ताकि जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ते हुए चले, है ना। बताइए जल्दी से, डोलोमाइट इसका संगठन मुख्यतः किस धातु से है। डोलोमाइट बोल रही हूं मैं, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन देखना, हड़बड़ा में गड़बड़ा नहीं करना। डोलोमाइट का संगठन देखो, डोलोमाइट की बात आ रही तो याद रखना रासायनिक दृष्टि की मैं बात करूंगी, ठीक है। तो रासायनिक दृष्टि से डोलोमाइट का जो संगठन है वो मैग्नीशियम में तो होता ही होता है, और मैग्नीशियम के साथ साथ बेटा याद रखना कैल्शियम में भी होता है, ठीक है, कैल्शियम में भी होता है। तो डोलोमाइट का जो संगठन है वो मुख्यतः इस धातु से है, तो आपके मैग्नीशियम और मैग्नीशियम के साथ साथ आप याद रखेंगे कैल्शियम में भी होता है। ठीक बात, तो अपने को याद रहेगा क्या, मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों हम याद रखेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, सुंदर शानदार जवाब, सारे के सारे बच्चे एकदम एक्टिव हैं, गुड, ऐसे एक्टिव रहना पड़ेगा आप लोग को, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मुख्यतः 28 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। किसको किसको याद था, थोड़ा सा हाथ ऊपर करके बताओ मेरे को, किसको किसको पता था कि हमारे छत्तीसगढ़ में 28 प्रकार का खनिज पाया जाता है, पता था अपने को। चलिए तो इस 28 में से लगभग कितने प्रकार के खनिज उत्खनन किए जाते हैं। पाया तो 28 प्रकार का जाता है, लेकिन इस 28 में से कितने को हम उत्खनन करके निकालते हैं, बताओ जल्दी से। 28 में से कितने को, 28 प्रकार के खनिज, तो इनमें से कितने प्रकार के खनिज को उत्खनन करके निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 फास्ट आंसर करेंगे। बहुत सुंदर, अगर आपने तुक्का मारा है तो बहुत बढ़िया, लेकिन आंसर आपका बिल्कुल सही लगा है, ठीक है। तो 20 प्रकार के जो खनिज है, 28 में से 20 को किस दृष्टि से बेटा, व्यावसायिक दृष्टि से, व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, है ना। इसको क्या किया जाता है, 20 को उत्खनन करके निकाला जाता है। पाया 28 जाता है, लेकिन 20 खनिज को क्या किया जाता है, उत्खनन करके निकाला जाता है। तो ये भी अपने को क्या रखना है, याद रखना है। चलिए गुड, अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं देखिए जल्दी से। छत्तीसगढ़ राज्य को किस खनिज से सबसे अधिक मूल्य के राजस्व प्राप्त होता है, ये भी कोई पूछने वाला प्रश्न है, बताइए जल्दी से। हमारा जो छत्तीसगढ़ है, इनको सबसे ज्यादा पैसा कौन से खनिज में मिलता है, ये पूछा जा रहा है। बताओ, छत्तीसगढ़ राज्य को सबसे ज्यादा वही प्रश्न है बेटा, एक ही मतलब है, तो अपने को सबको पता है क्योंकि हम जाता है। याद रखना ये प्रश्न बहुत कंफ्यूज करता है, बहुत सारे बच्चों को लगेगा टीन, क्योंकि मैडम ने बताया 100% हमारे यहाँ से। बेटा यहाँ पर पैसा की बात आ रही है, जो ज्यादा निर्यात होगा हमको पैसा उसी से मिलेगा ना। अब जैसे कि मान लो टीन हमने कितना किया, बहुत सारा 10 टन हमने टीन पैदा कर लिया, ठीक है, लेकिन हमने कोयला पैदा किया सिर्फ 5 ही टन, लेकिन 5 टन में मेरे को 50,000 रुपये मिल रहा है, और वही 10 टन में मेरे को 20,000 मिल रहा है, तो ज्यादा पैसा किससे मिला, कोयला से ही नहीं मिला। तो ये वही वाला बात है, ठीक। तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पैसा किससे आता है, तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो पैसा है राजस्व, ये आपके कोयला से आता है। किससे आता है बेटा,
कोयला से आता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है हिंदी। यहाँ से हमारे हिंदी के क्वेश्चन चालू हो गए हैं। क्वेश्चन है, लेकिन 10 के 10 जो प्रश्न है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक, तो अगर आप यहाँ तक लाइव जुड़ गए हैं बेटा, 10 क्वेश्चन और करके जाइए, क्योंकि मजा आ जाएगा। बिल्कुल हिंदी के क्वेश्चन को देखकर दिल खुश हो जाएगा आपका। ठीक बात क्या? तो जितने बच्चे अभी लाइव जुड़े सेशन को तुरंत आप लाइक कीजिए, लेकिन 10 लास्ट क्वेश्चन है, देख करके जाइए। पहला प्रश्न आपका, समास किसे कहते हैं? अब आपसे क्या प्रश्न पूछा गया है, इसका जल्दी जल्दी आंसर करो मेरे को, और जल्दी जल्दी आंसर करके बताइए। बेहतरीन वाला क्वेश्चन, इसमें 1 मिनट का टाइम देंगे। आ जाता है, तो 2 वर्णों के मेल से आपका समास बनता है क्या? 2 वर्णों के मेल से समास बनता है क्या? अब बताओ, 2 वर्णों के मेल से जो होता है उसको समास कहते हैं, 2 वाक्यों के मेल को समास कहते हैं, 2 शब्दों के मेल को समास कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? है ना अंदर घुसकर सोचने वाला प्रश्न? बताइए जल्दी से, समास क्या है? 2 वर्णों का मेल समास कहलाता है, या 2 वाक्य का मेल? क्या लग रहा है अपने को? क्वेश्चन नंबर पहला में बहुत सारे बच्चे फंस गए। आपको बता दो बेटा, 2 वर्ण का जो मेल है ये आपका संधि कहलाता है, इसको हम संधि कहते हैं। ठीक बात? लेकिन समास में हमेशा वर्ण नहीं मिलता है, शब्द मिलता है। और आपको पता है ना कि शब्द कैसे बनते हैं? तो वर्णों को आपस में मिलाकर ही शब्द मिलते हैं। मतलब 2 शब्द जब मिलते हैं तब आपका समास बनता है। क्लियर बात है एकदम वाला? गुड। चलिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये रहा आपका अगला प्रश्न। बताइए जल्दी से, समास का अर्थ क्या होता है? अब ये बताओ थोड़ा सा, समास का मतलब आप क्या समझते हैं? समास का मतलब विस्तार करना, या संक्षेप शॉर्टकट में समझा देना, या फिर व्याख्या करना, या विस्तार करना, या प्रयोजन, या फिर संक्षेप? क्या लग रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 फास्ट आंसर करेंगे सारे के सारे बच्चे। समास का अर्थ क्या होता है? तो आपको बता दो बेटा, समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण को हम समास कहते हैं, मतलब संक्षेप। समास का मतलब क्या होता है? संक्षेप। ठीक बात? गुड। तो आपका ए एकदम सही आंसर हो जाएगा। मैं बोली ना, अब ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, भाषा में समास का प्रयोजन कैसा होता है? अगर मान लीजिए आप भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और उस भाषा में समास किस रूप में आपको देखने के लिए मिलेगा, तो जो समास का प्रयोजन है ये कम शब्द में ही अर्थ की प्रच्छन्नता कर देता है। मतलब शब्द का प्रयोग कम करेगा लेकिन स्पष्ट अर्थ देगा। क्या ये समास है? कम शब्द में अर्थ का विस्तार कर देता है बिल्कुल, या फिर कम शब्द में अर्थ का लाघव कर देता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 4, चलो तुक्का मारो। हाँ तुक्का मारो, इसीलिए ना बोला मैंने तुक्का मारो। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 4 क्या लग रहा है अपने को? संक्षिप्तीकरण का मतलब ही होता है बेटा, शब्द का प्रयोग कम करेगा लेकिन अर्थ को पूरा विस्तार कर देगा। ठीक बात? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कम शब्द में अर्थ का विस्तार। याद रहेगा, कम शब्द में अर्थ का प्रच्छन्नता नहीं होगा। कम शब्द का प्रयोग करेंगे लेकिन अर्थ बिल्कुल विस्तार पूर्वक रहेगा आपका। क्लियर? जैसे कि आपने किसी से पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो किसी एक ने कमेंट किया इतनी सुंदर इतनी सुंदर इतनी सुंदर कि मैं क्या बताऊं कितनी सुंदर लग रही हूँ। लेकिन वही दूसरा आदमी आकर के कमेंट करता है कैसी लग रही हो, बोला मार्वेलस, एडोरेबल, खत्म, सफिशिएंट था। इस एक शब्द में आपका क्या लिखा हुआ है? पूरा विस्तार दे दिया। उसने बोल दिया बस एडोरेबल, या हिंदी में क्या बोलूं, बहुत सुंदर, ठीक है, आकर्षक। ठीक, तो याद रखेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बी। तुक्का सही निकला क्या? अच्छा जी, तो बी आपका एकदम सही, कम शब्द में अर्थ का विस्तार। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं देखो जल्दी। हिंदी में समास का अनुशीलन निम्नलिखित में से किसके आधार पर हुआ है? ये भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो समास है इसका जो अनुशीलन है ये किसके आधार पर हुआ है, मतलब किसके बेस पर हुआ है? समास बना ना, तो समास निकला हिंदी से। हिंदी किससे निकला? आपके पाली व्याकरण से निकला है, अपभ्रंश से, उपरोक्त सभी, या फिर संस्कृत व्याकरण से? बताइए जल्दी से क्या लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 किसके साथ जाना चाहेंगे? व्याकरण निकला हिंदी से, हिंदी निकला संस्कृत से, इसलिए संस्कृत व्याकरण आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक बात? तो सी आपका एकदम सही आंसर।
हाँ जी, सीजीपीएससी की जो ऑनलाइन बैच है ये मंडे से हमारी स्टार्ट हो रही है बेटा, ठीक है। सोमवार से ही हमारी जो सीजीपीएससी की ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी बच्चा जुड़ करके करना चाहता है बिल्कुल आप कर सकते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, समास कितने प्रकार के होते हैं बंधु लोग, चलो बताओ। कोई भी बोल देगा मैडम 6 प्रकार के होते हैं, मन बहुत अच्छे से जानता है, आपके मन बहुत होशियार हो, है ना। तो समास कितने प्रकार का होता है, 6 या 4 या 8? करो भाई, 8। सी आंसर आ रहा है। समास के प्रकार बताइए, कितने प्रकार का होता है समास, क्वेश्चन नंबर 6। 8 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार का होता है ना। समास कितने प्रकार का होता है बेटा, समास आपका 6 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है जी, एक बार लिख क्या लेंगे फटाफट से। अब यही भाव समास, उसके बाद तत्पुरुष, मैं भूल जाऊंगी बताना थोड़ा सा ना, तत्पुरुष, उसके बाद कर्मधारय, उसके बाद द्विगु, क्योंकि मेरे को याद रहता नहीं, थोड़ा सा बता दिया करो, द्वंद्व समास, और उसके बाद लास्ट में आ जाता है आपको बहुब्रीहि समास। अच्छा, अपने को पता है क्या ये मैं क्यों लिख रही हूँ। तो ये हो गया टोटल 6, 1 2 3 4 5 6, अरे यार गजब, मेरे को याद था, ठीक है। तो ये 6 प्रकार के समास होते हैं। अब मैंने जब इतनी मेहनत से लिख ही दिया है, मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो तुम लोगों को समझ में आता है ना मैडम इतनी मेहनत क्यों करेगी। मेरे को आप लोग से ये जानना है कि जो अव्ययी भाव समास है इसका कौन सा पद प्रधान होता है, जल्दी बोलो। जितना जल्दी आंसर करोगे ना उतना जल्दी छुट्टी दूंगी। अभी सिर्फ समास के प्रकार पूछे हैं, सिर्फ समास के प्रकार। तो सिर्फ समास का मतलब होता है कुल प्रकार, ठीक। बताइए 6 प्रकार। अब मेरा सवाल, अव्ययी भाव समास होता है, आप लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद प्रधान होता है, ठीक है। अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, प्रथम होता है। चलिए दूसरा कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है बेटा, तत्पुरुष समास में हमेशा पश्य पद, मतलब दूसरा वाला जो पद है वो प्रधान होता है। कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान होता है, ही नहीं गई है। क्यों नहीं बताया गया है, क्योंकि जो कर्मधारय समास होता है बेटा, इसका जो प्रथम पद है, इसका प्रथम पद विशेषण होता है। कैसा होता है, विशेषण। और जो द्वितीय पद है ये आपका विशेष्य होता है। क्या होता है, विशेष्य होता है। द्विगु की बात कर लें, द्विगु में कौन सा पद प्रधान होता है बताइए। तो इसमें भी प्रधानता नहीं बताई जाती। इसका क्या रीजन है, क्योंकि जो द्विगु समास होता है इसका जो प्रथम पद रहता है यह संख्यावाचक होता है। ये लिखवाने का मतलब ही यही है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, जो आपके माइंड में सेट होना चाहिए और ये आपको याद भी होना चाहिए, ठीक। तो द्विगु की खासियत ये संख्यावाचक होता है। चलिए बढ़िया, द्वंद्व का बता दो थोड़ा सा, द्वंद्व की खासियत बता दो। द्वंद्व एक ऐसा समास है बेटा जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। और आगे हम बहुब्रीहि की खासियत, दोनों ही प्रधान नहीं होते, अन्य तीसरा प्रधान होता है, ठीक ना। तो ये मेरे को बताना था, इसलिए मैंने इतना मेहनत किया लिखने के लिए, ठीक। तो ये पद प्रधान को ऐसा मत समझना कि ट्रिक से याद कर लेंगे, समास पहचानना आ जाए बात खत्म, ऐसा नहीं होता। यहाँ से पूछा जा रहा है, ट्रेंड में है अभी ये क्वेश्चन, ठीक है। सीधा पूछ देते हैं अव्ययी में कौन सा पद, बहुब्रीहि में कौन सा। तो याद रखना, बहुब्रीहि में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, कोई तीसरा अर्थ बताता है वही प्रधान होता है। क्लियर बात है। तो समास कितने प्रकार का होता है बच्चा, तो समास 6 प्रकार का होता है, ठीक बात। चलिए अगला प्रश्न, प्रयोग की दृष्टि से समास के कितने भेद किए जाते हैं, जो सानवी अभी प्रश्न पूछ रही थी, इसी को बताया जा रहा है बेटा। प्रयोग होता समास 6 प्रकार का है, लेकिन प्रयोग की दृष्टि से जो समास है ये आपके 4 प्रकार के ही माने जाते हैं। तो जिसको नहीं पता था स्टार मार्क लगा लेना। प्रयोग की दृष्टि से जो समास है ये 4 प्रकार का होता है। वैसे तो समास 6 प्रकार का होता है, लेकिन हम प्रयोग सिर्फ 4 प्रकार से करते हैं। अब वो 4 प्रकार कौन कौन सा है, तो याद रखना, आपका अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और आपका बहुब्रीहि समास, ठीक। कर्मधारय और द्विगु को जगह नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया, थ्योरी वाली क्लास में जाकर विजिट कीजिए, बहुत डिटेल में बताई गई है, ठीक। अव्ययी भाव समास बता चुकी हूँ, प्रथम पद, दोनों पद, अन्य पद, तो 4। तो एक बहुब्रीहि समास को आप याद रखेंगे, तत्पुरुष समास को याद रखेंगे, द्वंद्व को याद रखेंगे, अव्ययी भाव को याद रखेंगे। तो अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि, ये 4 हैं जो प्रयोग की दृष्टि से
माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहे, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। जिन समासिक शब्द में दूसरा पद प्रधान हो तथा पहले पश्चात किसी एक कारक के विभक्ति का लोभ हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। थ्योरी पढ़ लेना जाकर के अगर समझ में नहीं आया है तो। ठीक बात। चलो अगला प्रश्न क्या बोल रहे, देखिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया बेटा कि जो तत्पुरुष समास है इसमें उत्तर पद, उत्तर पीछे वाला, ठीक है, उत्तर पद आपका प्रधान होता है और पूर्व पद आपका गौड़ होता है। गौड़ इनसे प्रधान नहीं होता है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने। क्या बोला जा रहा है? तो पहला प्रश्न मतलब क्वेश्चन नंबर 10, दोनों पदों की प्रधानता कौन से समास में? द और द जिसमें लगा हुआ है, मतलब कौन सा समास बेटा? आपका द्वंद्व समास। आगे भी द पीछे भी द, तो हम बराबर हो गए ना। तो इसलिए दोनों पदों की प्रधानता आपको द्वंद्व समास में देखने के लिए मिलेगी। अन्य पद की प्रधानता किसमें होती है बंधु? बहुब्रीहि में। प्रथम पद कौन से समास में? संख्यावाची होता है, और संख्यावाची तो भाई द्विगु में होता है। जैसे कि एग्जांपल में चौराहा रख सकते हो तुम लोग, पंचपुटी रख सकते हो तुम लोग, नौ ग्रह रख सकते हो, नौ रत्न रख सकते हो, सप्त ऋषि रख सकते हो, द्विगुण रख सकते हो, तृतीय रख सकते हो, त्रिरत्न रख सकते हो। ठीक, तो ये सब संख्यावाचक का क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया। तो इस प्रकार से हमारा आज का क्लास हो जाता है बहुत ही शानदार तरीके से खत्म। और अगर आज का क्लास एकदम वाला मजा आ गया तो सेशन को जरूर से लाइक कीजिएगा, एकदम वाला लाइक करना। ठीक बात क्या? और साथ में सारे के सारे बच्चों का फीडबैक भी मेरे को चाहिए होगा, तो कमेंट में जरूर से अपना फीडबैक दीजिएगा कि क्लास आप लोगों को कैसा लगा। और ईमानदारी से शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सके। रीजन एक मात्रा, ज्यादा बच्चा रहेंगे, तैयारी करने में बहुत ही मजा आएगा। ठीक बात। इसी के साथ करेंगे क्लास को आप, और साथ में जाते जाते एक बार कमेंट करके बताइए क्या इस टाइप का सेशन कंटिन्यू किया जाए जल्दी, क्योंकि थ्योरी क्लास तो मेरी चली रही है। और अगर आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा, चाहे सीजीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एडीओ का, पटवारी का, या फिर प्रयोगशाला परिचारक का, मेरे एप्लीकेशन में सारे कोर्सेस अवेलेबल है। क्या करना है? कुछ नहीं, बस प्ले स्टोर में जाना है, तृप्ति ट्यूटोरियल एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, या फिर मेरा नंबर 83 057 86 776, बस इस नंबर पर बहुत ही प्यार से व्हाट्सएप में मैसेज छोड़ दीजिए। यहाँ से हमारे साइड से आपको कॉल बैक मिलेगा। बहुत लेट हो गया है, इसी के लिए ज्यादा बातें नहीं करेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर। मिलते हैं कल मॉर्निंग वाली क्लास में। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक और जरूरी बात, जिनको भी सीजी ज्योग्राफी पढ़नी है बहुत ही मजेदार तरीके से, तो वो 10 बजे मौजूद हो जाएंगे भाई, बिल्कुल, क्योंकि छत्तीसगढ़ का भूगोल पहला अध्याय चालू कर रही हूँ। ट्रिक से मैप बनाना सिखाऊंगी, इवन भारत का मैप बनाना भी मैं ट्रिक से सिखाऊंगी, तो बहुत मजा आने वाला है। इसलिए पहला क्लास 10 बजे मॉर्निंग में होगा, जरूर से सारे के सारे बच्चे ज्वाइन होंगे। ठीक बात। इसी के साथ अगेन एंड अगेन गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर। चलिए मिलते हैं कल वाली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मत करना इसको, टांग में ले जा करके। वो तेरे काम का नहीं है ना। मम्मी मेरे को लग रहा है